बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 क्लास 9th फिज़िक्स। क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 इसके न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। ये टोटल 10 न्यूमेरिकल है और 10 के 10 हम सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है। इसमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। कहता है इन मिकदारों को प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आप लिखें। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता हो कि प्रीफिक्सेस होता क्या है। प्रीफिक्सेस किसे कहते हैं? तो प्रीफिक्सेस बेसिकली वो अल्फाज या हरूफ हैं जो हम एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किलो हो गया, मेगा हो गया, बीटा हो गया। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम यूनिट से पहले लगाते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ये राइट साइड में टेबल बना हुआ है और इसमें तमाम जो प्रीफिक्सेस आपकी बुक में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी लिखी हुई। तो हर प्रीफिक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे एक्सा की वैल्यू 10 की ताकत 18 है, पीटा की वैल्यू 10 की ताकत 15 है और टेरा 10 की 12। आगे चलते जाएं तो किलो की वैल्यू 10 की ताकत 3 है, हेक्टो 10 की ताकत 2 है, डेका 10 की 1 है। इसी तरह मिली पे अगर आ जाएं तो 10 की -3 है, माइक्रो 10 की -6 है। तो इन सब की वैल्यूज़ होती हैं। तो इस पहले न्यूमेरिकल में वो ये कहता है कि ये जो 4 क्वांटिटीज़ हैं इनको आप प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करें। तो मैं इसका पहला पार्ट करता हूँ। पहला पार्ट है 5000 ग्राम। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने ज़ीरो को अलग कर लेना है। 5000, तो जब ज़ीरो अलग करेंगे तो ये 5 ज़रब 1000 आ जाएगा। और 1000 जो है 10 की ताकत कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि 3 ज़ीरो है तो 1000 10 की 3 होगा। जितने ज़ीरो होते हैं उतनी 10 की ताकत होती है। तो 5 ज़रब, अब 10 की 3 चेक करें ये किसके इक्वल आ रही है। यहाँ पे चेक करें 10 की 3 किसकी वैल्यू है? किलो की वैल्यू है। तो इसकी जगह पे आप के लिखते हैं, के जी। तो इसका मतलब है ये जो आंसर है ये कितना आ जाएगा? 5 kg। अब 5000 ग्राम को आपने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। और कौन सी प्रीफिक्स आपने यूज़ की है? किलो के आपने यूज़ किया हुआ है। तो यही आंसर है जी। नेक्स्ट दूसरे सवाल पे आ जाए। अब दूसरे सवाल में वो कहता है कि ये 2 के साथ 6 ज़ीरो लगे और साथ डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू से वाट बनता है। तो ये आ गया 2 के साथ 6 ज़ीरो और साथ लिखा है वाट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन ये 2 के साथ 6 ज़ीरो, आप ज़ीरो को अलग कर लें पहले स्टेप में। तो 1 लगा के आपने इसके साथ 6 ज़ीरो लगा देने, साथ वाट आ गया इज इक्वल टू 2 ज़रब। अब 1 के साथ 6 ज़ीरो लगे हुए तो ये 10 की ताकत कितनी होगी? 6 होगी, साथ वाट आ गया। अब आपने देखना है कि 10 की 6 जो है ये कौन सी प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की 6 है। तो टेबल को चेक करें। वैसे ये टेबल गिवन नहीं है सवाल में, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी प्रीफिक्स उसकी कौन सी वैल्यू है। तो 10 की 6 जो है वो मेगा होता है। चेक करें ये मेगा की वैल्यू कितनी लिखी है? 10 की ताकत 6 है। तो 10 की 6 की जगह पे आपने मेगा लिख देना है, साथ वाट आ गया। आप मल्टीप्लाई को ख़त्म कर दें तो 2 मेगा वाट। तो ये आंसर आ गया जी। अब इस क्वेश्चन में कौन सी प्रीफिक्स आपने यूज़ की है? मेगा। तो 20 लाख वाट है। इसको जब आपने प्रीफिक्स की शक्ल में लिखा तो ये किसके इक्वल आ गई? 2 मेगावाट। मतलब जब प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं तो किसी बड़े नंबर को आप एक छोटी फॉर्म में लिख देते हैं। बेसिकली प्रीफिक्सेस का यही यूज़ है कि बाज़ दफ़े बहुत बड़े नंबर होते हैं और बाज़ दफ़े बहुत छोटे नंबर होते हैं। अगर उनको आप एक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो जब प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो वो कम स्पेस लेते हैं और लिखना आसान हो जाता है, शार्ट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सी पार्ट। तो सी पार्ट में वो ये कहता है कि आपके पास एक नंबर है 225 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं जी। 225 ज़रब 10 की ताकत -8 सेकेंड। अब चेक करें कि 10 की -8 के आगे पीछे इधर यहाँ पे चेक करें कौन सी प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की -8 के करीब आती है। तो ये 10 की -9 है, तो ये नैनो है। ये क्या है जी? नैनो है। तो नैनो का भी यूज़ आप कर सकते हैं
और इसी तरह 10 की -8 के करीब जो है 10 की -6 भी आती है माइक्रो। तो ज़्यादा बेहतर है माइक्रो में आप इसको यूज़ करें। तो जब माइक्रो में आप इसको लेके आएंगे तो 10 की -6 आपके पास होना चाहिए। आपके पास 10 की -8 है तो बेहतर है कि आप इसके दो हिस्से कर लें। पहले हिस्से में 10 की -2 आएगा और दूसरे में 10 की -6 आ जाएगा। तो -8 के दो हिस्से आपने करने हैं। तो ये आ जाएगा 225 ज़रब 10 की ताकत, एक तो -2 हो जाएगा और एक 10 की ताकत -6 हो जाएगा, बराबर आ गया 225। अब ये 10 की -2 है, इसको नीचे ले आए। जब नीचे लेके आएंगे तो ये 10 की ताकत जमा 2 हो जाएगी, साइन चेंज होगा, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में होगा। अब 10 की -6 किसके इक्वल है? ये माइक्रो की इक्वल है। चेक करें, ये माइक्रो की इक्वल है। तो इसकी जगह पे आ गया माइक्रो 7 सेकंड है। अगले स्टेप में आ जाए तो 225 बटा 10 की 2 का मतलब है 10 को 2 बार ज़रब दें। तो जब 2 बार आप ज़रब देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 7 क्या आ गया जी? माइक्रो सेकंड। और 225 तकसीम 100 जब आप करेंगे, जो आप पॉइंट में आपके पास आ जाएगा 2.25 और 7 क्या है जी? माइक्रो सेकंड। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को जब आपने प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखा तो कौन सी प्रीफिक्स आई? माइक्रो आई। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। मतलब कि 3 प्रीफिक्सेस उसने आपको बोली हैं, माइक्रो, नैनो और पीको। कहते हैं इन तीनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी कितने माइक्रो कितने पीको के इक्वल होते हैं और कितने पीको कितने नैनो के इक्वल होते हैं। इन तीनों का रिलेशन आपने बताना है। अब एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं, इस क्वेश्चन में 3 प्रीफिक्सेस हैं। पहली है माइक्रो, दूसरी है नैनो और तीसरी है पीको। इन तीनों का रिलेशन आपने बताना है। तो ऑल पॉसिबल केसेस कितने होंगे, ये सवाल। तो ऑल पॉसिबल जो केसेस होंगे वो 3 होंगे। आप रिलेशन बताएंगे, एक माइक्रो का नैनो के साथ क्या रिलेशन है, माइक्रो एंड नैनो। फिर इसी माइक्रो को आपने पीको के साथ बताना है कि माइक्रो और पीको का क्या आपस में रिलेशन है। और एंड में फिर आपने नैनो और पीको का बताना है कि नैनो एंड पीको इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो 3 रिलेशन आपने बताने। तो इन रिलेशन को बताने के लिए पहले आपको पता हो कि माइक्रो, नैनो और पीको की वैल्यू कितनी है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो एक माइक्रो जो है वो 10 की ताकत -6 के इक्वल होता है और नैनो जो है वो 10 की -9 के इक्वल होता है और पीको जो है वो 10 की -12 के इक्वल होता है। तो ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो टेबल में चेक कर लें कि माइक्रो 10 की -6 है, नैनो 10 की -9 है और पीको 10 की -12 है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं शो करूंगा कि माइक्रो और नैनो का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये पहले हेडिंग देंगे आप। तो नंबर 1 पे आप हेडिंग दे दें माइक्रो एंड नैनो, इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन आपने बताना है माइक्रो का और नैनो का। मुझे आप ये बताएं कि माइक्रो की वैल्यू है 10 की -6 और नैनो की वैल्यू है 10 की -9। तो 6 और 9 में बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है ना। तो आपने शुरू इधर से करना है। तो आप लिखें एज नैनो इज इक्वल टू 10 की ताकत -9। अब नैनो को लेके जाना है किस में? माइक्रो में। और माइक्रो की वैल्यू में क्या आता है? -6 आता है ना। तो -9 के 2 हिस्से करने हैं जिसमें एक -6 आए। तो जब आप 2 हिस्से करेंगे जिसमें एक -6 आएगा तो फिर बाकी कितना बचेगा? 10 की -9, 10 की -6 आपने लिख ली। तो यहाँ पे कितना लिखना है आपने? बाकी -3 लिखना है। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो -6 और -3 कितने हो जाएगा? -9 आ जाएगी। तो 10 की -6 की जगह पे आ जाएगा माइक्रो, क्योंकि ये इसके इक्वल आता है। दिस इम्प्लाई n इज इक्वल टू, ये माइक्रो आ गया और 10 की -3 बच गया। अब 10 की -3 को आप इस तरफ लेके आ जाएं, बल्कि आप इस तरह करें, इसको नीचे लेके आ जाएं। n इज इक्वल टू माइक्रो और नीचे आके 10 की ताकत कितनी हो जाएगी? जमा 3 हो जाएगी। दिस इम्प्लाई नैनो इज इक्वल टू माइक्रो ओवर 10 की 3 का मतलब है 10 को 3 बार ज़रब दें, ये 1000 आ जाएगा। अब 1000 को आप उधर लेके जाएं। 1000 जब उधर जाएगा तो ये नैनो के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई होगा। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 1000 नैनो
इज़ इक्वल टू माइक्रो। अब इसको सीधा करके लिख लें तो माइक्रो इज़ इक्वल टू 1000 नैनो, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, 1 माइक्रो 1000 नैनो की इक्वल है। तो ये वो रिलेशन है जो माइक्रो और नैनो के बिटवीन है, और ये आपका पहला आंसर आ गया कि 1 माइक्रो में 1000 नैनो होते हैं। यहाँ से मुझे एक चीज़ बताएं कि कौन सी प्रीफिक्स बड़ी होगी। ज़ाहिर बात है माइक्रो बड़ी है, क्योंकि 1 माइक्रो में 1000 नैनो आ रहे हैं। तो नैनो की वैल्यू -9 है और माइक्रो की -6 है। तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है ना 10 की पावर में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी और वो बड़ी होगी तो वो असल में छोटी होती है। तो 10 की -9 बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये है क्या, ये छोटा है। तो माइक्रो बड़ी प्रीफिक्स है और नैनो छोटी प्रीफिक्स है। तो माइक्रो और नैनो को बता दिया, अब माइक्रो और पीको का बताते हैं। अब रिलेशन आपने बताना है माइक्रो और पीको का। माइक्रो की वैल्यू है 10 की -6 और पीको की वैल्यू है 10 की -12। अब 6 और 12 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो 12 बड़ा है। तो फिर आपने स्टार्ट किधर से करना है? 10 की -12 से स्टार्ट करेंगे। जो बड़ी वैल्यू है उससे आपने शुरू करना है। तो आप लिखेंगे एज पीको इज इक्वल टू 10 की ताकत -12। अब 10 की -12 के आपने 2 हिस्से करने हैं, और वो 2 हिस्से कौन से होंगे? आपने ये सोचना है कि पीको का किसके साथ आप बता रहे हैं, अब रिलेशन किसके साथ बताएंगे? माइक्रो के साथ। तो माइक्रो की वैल्यू क्या है? 10 की -6 है। तो 10 की -12 के 2 हिस्से करेंगे जिसमें एक 10 की -6 आए। तो दिस सिंप्लाई पीको इज इक्वल टू 10 की -6। अब 10 की -12 है, 10 की -6 आपने अलग कर लिया, कितना बच गया? 10 की -6 बच गया। दिस सिंप्लाइज पीको इज इक्वल टू 10 की -6, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे माइक्रो आ जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो की वैल्यू है, और 10 की -6 बच गया। दिस सिंप्लाई पीको इज इक्वल टू माइक्रो 10 की -6, इसको नीचे ले आए तो 10 की +6 होगी। इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएं तो इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो 10 की ताकत 6 ज़रब पीको बराबर आ गया माइक्रो। आप सीधा कर लें माइक्रो इज इक्वल टू 10 की ताकत 6 पीको। और इसको अगर आपने लिखना है एग्जैक्ट नंबर्स में लिखना है, ये मतलब पावर में नहीं लिखना, एग्जैक्ट नंबर में आपने लिखना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइक्रो इज इक्वल टू 10 की 6 का मतलब है एक के साथ कितने ज़ीरो लगाएंगे? 6 ज़ीरो, 3 4 5 6 और 7 लिखें पीको। तो माइक्रो के साथ यहाँ पे 1 है। 1 माइक्रो जो है वो ये कौन कि ये नंबर कितना बनता है? 10 के साथ 5 ज़ीरो है ना, तो ये 10 लाख पीको है। तो एक माइक्रो में 10 लाख पीको होते हैं। तो ये माइक्रो और पीको में रिलेशन आपने बता दिया। दिस इज़ आंसर। नंबर 3 में रिलेशन बताना है नैनो एंड पीको का। तो नैनो की वैल्यू है 10 की -9 और पीको की वैल्यू है 10 की -12। अब एक नंबर है 9 और एक नंबर है 12। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 12 है। तो आपने स्टार्ट फिर इधर से करना है। आप लिखें जी एज पीको इज इक्वल टू 10 की -12। अब 10 की -12 के 2 हिस्से करने हैं आपने। 2 हिस्से कौन से होंगे? पीको का किसके साथ रिलेशन आपने बताना है? नैनो के साथ। तो नैनो की वैल्यू कितनी है? 10 की -9। तो इसका मतलब है 10 की -12 में एक जो हिस्सा है वो 10 की -9 आ जाएगा। दिस सिंप्लाई P इज इक्वल टू 10 की -9 और कितना बच जाएगा? 10 की -3 बच जाएगा। और 10 की -9 की जगह पे अब क्या लिखना है आपने? नैनो लिख देना है। दिस सिंप्लाई पीको इज इक्वल टू इधर नैनो आ गया और 10 की -3 आ गए। दिस सिंप्लाई इसको नीचे लेके आ जाए, पीको इज इक्वल टू नैनो और 10 की -3 नीचे आके +3 होगी। और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाए, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 7 पीको आ गया बराबर आ गया नैनो। 10 की 3 का मतलब है कितना जी? एक के साथ 3 ज़ीरो और 7 पीको बराबर नैनो आ गया। इसके बाद साइडें चेंज कर लें, नैनो इज इक्वल टू 1000 पीको। यहाँ पे 1 है, यानी एक नैनो में 1000 पीको होते हैं। इसका मतलब है कि नैनो बड़ी प्रीफिक्स है और पीको छोटी प्रीफिक्स है। तो ये आपने नैनो और पीको में रिलेशन बता दिया, आंसर आ गया। तीसरा न्यूमेरिकल है, कहता है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। कहता है कि आपके बालों का बढ़ने का जो रेट है वो 1 मिलीमीटर है पर डे, यानी रोज़ाना आपके बाल 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। कहता है ये जो रेट है ये आप बताएं किस में? नैनोमीटर पर सेकंड में बताएं।
यानी 1 सेकंड में कितने नैनोमीटर आपके बाल बढ़ते हैं। तो रोज़ाना का रेट उसने बता दिया है कि डेली 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, और बताना रेट किस में है, आपने नैनोमीटर में बताना है, और टाइम कितना है, 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में बताएं कि कितने नैनोमीटर आपके बाल बढ़ते हैं। तो 1 मिलीमीटर पर डे रेट गिवन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लिखें ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट जो है वो कितना दिया हुआ है जी, 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से, ये 1 मिलीमीटर पर डे है। अच्छा, पर डे का मतलब है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो इसका मतलब है 1 mm ओवर 24 आवर्स। अब आपने क्या करना है, घंटों को आपने सेकंड बनाना है, क्योंकि हमने जो रेट शो करना है वो सेकंड में शो करना है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 होते हैं ना। तो 24 घंटों में फिर कितने होंगे, 24 ज़रब 3600 करेंगे आप। तो ये बराबर आ जाएगा 1 मिलीमीटर ओवर, ये आ जाएगा 24 ज़रब 3600। अब जब 3600 से आप ज़रब देंगे तो ये घंटे क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 24 घंटों में कितने सेकंड होंगे, 24 ज़रब 3600। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 मिलीमीटर ओवर, ये आ जाएगा 86,400 सेकंड। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल आ गया जी, ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू, ये आ गया 1/86,400, और ये आपका रेट आ गया मिलीमीटर पर सेकंड। अब सेकंड को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो जब ऊपर लेके जाऊँगा तो इसको मैं -1 लिखूँगा। अब ये रेट आपने बताया किस में, मिलीमीटर में बताया, आपने बताना किस में, नैनो में बताना है। तो मिली को ख़त्म करें और फिर नैनो को लेके आएँ, तो ये बराबर आ जाएगा 1/86,400, और मिली की वैल्यू कितनी होती है, 10 की ताकत -3 होती है। साथ आ गया मीटर और पर सेकंड आ गए, बराबर जी 1/86,400। अब मिली के साथ, अब मीटर के साथ आपको नैनो चाहिए। मुझे बताएं नैनो की वैल्यू कितनी है, नैनो की वैल्यू 10 की ताकत -9 है। तो -3 तो मौजूद है ना, -6 और चाहिए। तो आप इस तरह करें कि 10 की -3 को आप मल्टीप्लाई करें 10 की -6 के साथ, और इसी के साथ आप डिवाइड भी कर दें। मल्टीप्लाई हम इसलिए करें ताकि -3 और -6 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाए, और ताकि यहाँ पे नैनो आ जाए। और डिवाइड इसलिए किया है ताकि इसमें फ़र्क ना आए, क्योंकि अपनी तरफ से कोई चीज़ आप नहीं लेके आ सकते, अपनी तरफ से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो उसी से फिर आप डिवाइड भी करते हैं। तो ये साथ क्या है जी, मीटर पर सेकंड इज़ इक्वल टू, अब ये जो 10 की -6 नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके आए। तो ये जब ऊपर आएगा तो 10 की ताकत कितनी हो जाएगी, जमा 6 हो जाएगी। तो 10 की जमा 6 ओवर है 86,400, और 10 की -3, 10 की -6, तो ये कितना हो गया, 10 की -9 हो गए। साथ है मीटर पर सेकंड। अगले स्टेप में आ जाए, बराबर जी। अब 10 की 6 का मतलब है कि एक के साथ 6 ज़ीरो लगा लें, 3 4 5 6, और नीचे क्या है जी 86,400, और 10 की -9, ये किसकी वैल्यू होगी, नैनो की होगी, इसकी जगह पे नैनो आ गया। साथ है मीटर पर सेकंड। अब एक के साथ 6 ज़ीरो हैं और नीचे है 86,400। इसको जब आप तकसीम करेंगे ना तो आपके पास जवाब आ जाएगा 11.57। ये कैलकुलेटर में आपने सारा काम करना है, कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और साथ आ गया नैनोमीटर पर सेकंड, तो ये आंसर आ गया जी। मतलब कि आपके बाल 1 सेकंड में कितने नैनोमीटर बढ़ते हैं, 11.57। तो ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि
री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फार्म, कि ये जो नीचे 4 नंबर लिखे हुए हैं ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, इनको आप किस फॉर्म में लिखें? स्टैंडर्ड फार्म में लिखें। तो नीचे ये 4 इनके आंसर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ये ऊपर वाले। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए पार्ट 1168 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -27। अच्छा, स्टैंडर्ड फार्म कहते किसे हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता हो। देखिए, स्टैंडर्ड फार्म में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर n, और ए के ऊपर कंडीशन होती है कि वो 1 से बड़ा होता है और 10 से वो छोटा होता है, जबकि n जो है वो कोई भी इंटीजर्स है, n जो है इंटीजर है। तो इस फॉर्म में जब किसी नंबर को आप लिखते हैं तो उसको आप बोलते हैं कि वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फार्म में लिखा हुआ है। मतलब स्टैंडर्ड फार्म में 2 हिस्से होते हैं, एक ए है, एक 10 की n है। तो ए जो है वो हमेशा 10 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और ज़रब 10 की ताकत n। तो n से मुराद क्या है जी? इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर पता है ना आपको, 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो n इनमें से कोई नंबर होगा। तो हमने इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, a × 10 की पावर n। तो इस पहले क्वेश्चन को चेक करें, इसके 2 हिस्से तो ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब a ज़रब 10 की ताकत n, ये इसके 2 हिस्से तो हैं, लेकिन a को अगर आप चेक करें 1168 तो ये 10 से बड़ा नंबर है। इस क्वेश्चन में जस्ट आपने ये करना है कि इस 1168 को आपने 10 से कम करना है, 10 से छोटा बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 1.168। अब जब पहले नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाया तो ये असल में था 1168 था, लेकिन जब पॉइंट आपने लगाया तो ये 1.168 हो गया, बहुत छोटा नंबर हो गया। तो इसमें फ़र्क तो आ गया ना। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? अपनी तरफ से 10 की ताकत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 की ताकत कितनी लेनी है? पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 10 की ताकत आपने 3 लेनी है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 10 की -27, 1.168 ज़रब। अब 10 की 3 ज़रब 10 की -27, बेस सेम है, दोनों के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स हम क्या करते हैं? पावर्स उसके ऊपर ऐड होती है। तो ये आ जाएगा 3 जमा ब्रैकेट में लिखेंगे आप -27, तो ये आ जाएगा 1.168 ज़रब। आप ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 3 जमा ज़रब माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा 27। 1.168 ज़रब 10 की ताकत, 3 में से 27 को माइनस करें तो ये आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस में है। तो जब एक नंबर प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। करते आप माइनस ही हैं, तो बड़े में से छोटा निकाल दें। 27 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया जी, यही आंसर है, चेक कर लें। 1.168 ज़रब 10 की ताकत -24। बी पार्ट है 32 ज़रब 10 की ताकत -5। इसको सॉल्व करते हैं तो आप लिखें जी 32 ज़रब 10 की ताकत -5। अब चेक करें, इसके 2 हिस्से पहले से बने हुए हैं, मतलब a ज़रब 10 की ताकत n ये लिखा हुआ है, लेकिन a को आपने 10 से छोटा बनाना है जस्ट। तो छोटा किस तरह बनेगा मैंने बताया है, तरीका आपको बताया है कि पहले नंबर के बाद आपने क्या करना है? पॉइंट लगाना है, और उसके बाद ज़रब अपनी तरफ से 10 की ताकत कितनी लेनी है? पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं। अब एक नंबर है तो 10 की ताकत 1 आ जाएगा। ज़रब ऊपर क्या है? 10 की ताकत -5, तो ये आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 को एक बार लिखे, ताकतें जमा कर लें, ऊपर -5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.2 ज़रब 10 की ताकत, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा जी 3.2 ज़रब 10 की ताकत, 1 - 5 कितना होता है? -4। तो ये आंसर आ गया जी। सी पार्ट है 725 ज़रब 10 की -5 kg। तो इसको सॉल्व करते हैं। 725 ज़रब 10 की ताकत -5 किलोग्राम।
तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगेगा तो 7.25 और अपनी तरफ से ज़रब 10 की ताकत कितनी करेंगे, 2 नंबर है पॉइंट के बाद तो 10 की ताकत 2 हो जाएगा, ज़रब 10 की ताकत -5 और kg एज इट इज़ चलता जाएगा, बराबर है जी 7.25 ज़रब 10 की ताकतों को आप ऐड कर लें 2 + -5 तो ये आ जाएगा 7.25 ज़रब 10 की ताकत, ब्रैकेट ख़त्म करें, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 7 kg आ जाएगा और ये आ जाएगा 7.25 ज़रब 10 की ताकत, 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया जी। अच्छा, बुक में आंसर जो लिखा हुआ है वो kg उसने ख़त्म किया हुआ है, तो kg ख़त्म करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। वैसे kg को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर भी हमारा दुरुस्त है। तो बहरहाल अगर आपने बुक से आंसर मैच करवाना है तो फिर आप kg को किलो को ख़त्म करना है, kg को नहीं सॉरी किलो को आपने ख़त्म करना है। तो जब किलो को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25 ज़रब 10 की ताकत -3 और किलो की वैल्यू होती है 10 की ताकत -3 और 7 ग्राम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास 7.25 ग्राम आ जाएगा। अगर बुक से आंसर मैच करवाना है तो वैसे ज़रूरत नहीं है, ये आंसर भी दुरुस्त है। आखिरी सवाल है 0.02 ज़रब 10 की ताकत -8। इसमें चेक करें, अब ये जो पहला नंबर है ये 10 से तो छोटा है, लेकिन चेक करें ये 1 से भी छोटा है। लेकिन आपका जो पहला नंबर होता है ना a ज़रब 10 की ताकत n, इसमें जो a होता है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है या 1 से बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। ये कम से कम 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो ये तो 1 से छोटा है। तो अब आपने करना क्या है, आपने इसको 1 से बड़ा करना है, यानी ये पहले वाला पॉइंट ख़त्म करेंगे और फिर आप अपना पॉइंट लेके आएंगे। तो इस पॉइंट को जब आप ख़त्म करेंगे तो 2 बटा पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो आपने 2 0 लगा देनी। ज़रब 10 की ताकत क्या है -8, बराबर जी 2 ज़रब 10 की -8 है और नीचे जो 100 लिखा हुआ है इसको 10 की ताकत कितनी करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 0 है तो ये 10 की ताकत 2 है। अब 10 की ताकत 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये 10 की ताकत -2 हो जाएगी। ज़रब 10 की ताकत कितनी होगी, -8 होगी। 2 ज़रब 10 को एक पर लिखें, ताकतें जमा कर लें, ठीक है, और 2 ज़रब 10 की ताकत ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 10 की ताकत माइनस के 2 है माइनस के 8 है, दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और साइन माइनस का आता है तो ये -10 हो जाएगा। अब चेक करें जो पहला नंबर है ये इस लिमिट के अंदर आता है, यानी 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो अब इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला नंबर एक डिजिट वाला आ जाए, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, एक डिजिट वाला आ जाए तो उसमें फिर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर्स ऑलरेडी जो हैं वो 10 से छोटे होते हैं। 1 से तो बड़े होते ही होते हैं ना, तो वो 10 से छोटे होते हैं। लिहाजा ये 2 को अब मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करना, ये वैसे ही 10 से छोटा हो गया है, तो इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो यही आपका आंसर है। 5वें क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन, जस्ट उसने वैल्यूज़ चेंज कर दिए। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पहला जो है वो है 64, उसके साथ 2 0 और साथ लिखा हुआ है किलोमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं तो लिखे दोबारा 64 किलोमीटर, 0 अलग करें, 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 है तो 1 लगा के 2 0 आप लगाएंगे, इस तरह 0 अलग हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई अगर करें आप 64 और 100 को ज़रब दें तो ये 6400 आ जाएगा, साथ आ गया किलोमीटर। तो ये आ गया 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर कितनी है 100, क्योंकि 2 0 तो 10 की पावर 2 होगी। जितने 0 होते हैं उतनी 10 की ताकत होती है किलोमीटर। अब चेक करें कि ये a इंटू 10 की पावर n वाली फॉर्म बन गई है, लेकिन ये जो पहला नंबर है ये 10 से बड़ा है। मतलब आपने इस पे फिर क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट आप लगाएंगे जी। अब तो पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाएं 6.4 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ज़रब 10 की ताकत कितनी करेंगे, 1 करेंगे।
ज़रब 10 की ताकत है 2 और 7 किलोमीटर एज इट इज़ आएगा बराबर 6.4। 10 को एक बार लिखें, ताकतें जमा कर लें, किलोमीटर एज इट इज़ बराबर 6.4 ज़रब 10 की ताकत 1 और 2 कितने हो गए 3, 7 आ गया किलोमीटर। तो ये आंसर आ गया। बी पार्ट भी सेम है, 38 है और इसके साथ 4 ज़ीरो है, 2 3 4 और 7 लिखा हुआ है किलोमीटर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करें जी। 38 के साथ आ गए, एक लगा के 4 ज़ीरो अलग कर लें, तो ये बराबर आ जाएगा 38 ज़रब एक के साथ 4 ज़ीरो है, तो मतलब 10 की ताकत कितनी है 4 किलोमीटर। आप पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, 3.8 ज़रब 10 की ताकत, चूँकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 की ताकत 1 ज़रब 10 की ताकत 4 किलोमीटर। 3.8 ज़रब 10 को एक बार लिखें, ताकतें जमा कर लें, किलोमीटर, और ये आ जाएगा 3.8 ज़रब 10 की ताकत 1 और 4 कितने हो गए 5 किलोमीटर। ये आंसर आ गया जी। सी पार्ट है, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरो लगे हुए हैं, 3 3 6 और 2 8, तो 3 के साथ 8 ज़ीरो है, तो लेकिन 3 के साथ 8 ज़ीरो 2 5 8 और 7 क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करें जी। सबसे पहले ज़ीरो को अलग कर दें आप। जब ज़ीरो अलग करेंगे तो 3 ज़रब एक, इन सारे ज़ीरो के साथ आपने 1 लगाना है, तो 7 आप लिखें 9 8 ज़ीरो 2 5 6 7 8 और मीटर पर सेकंड ये हर स्टेप में आता जाएगा। तो ये बराबर आ गया जी 3 ज़रब, अब एक के साथ कितने ज़ीरो हैं 8 हैं, तो ये 10 की ताकत कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 7 है मीटर पर सेकंड। अब देखें a ज़रब 10 की ताकत n, वो फार्म आपने बना ली। चेक करें ये पहला नंबर जो है ये 1 और 10 के दरमियान आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये 10 से छोटा है ना, तो लिहाजा इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। डी में वो आपसे कह रहा है कि सेकंड्स इन अ डे, ये क्वेश्चन है, सेकंड्स इन अ डे, यानी कि एक दिन में जितने सेकंड्स होते हैं उनको आप किस फार्म में लिखें, स्टैंडर्ड फार्म में लिखें। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले लिखें कि ये बराबर किसके 24 घंटों के। अब घंटों को मिनट्स बना लें, तो जब आप मिनट्स बनाएंगे तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो 24 घंटे इसमें कितने मिनट्स होंगे, आप ज़रब 60 करेंगे। जब 24 को 60 से ज़रब देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके मिनट्स बन जाएंगे। अब मिनट्स को आपने सेकंड बनाना है, तो इसको फिर आपने 60 से ज़रब देनी है, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 24 ज़रब 60 ये तो मिनट्स हैं, जब फिर आप 60 से ज़रब देंगे तो अब ये क्या बन गए सेकंड बन, और इन तीनों को जब आप ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86,400 सेकंड। अब इसको स्टैंडर्ड फार्म में आपने लिखना है, क्योंकि सेकंड आपने बता दिए ना कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86,400। सबसे पहले ज़ीरो अलग करें, तो 864 अलग हो जाएगा, और ज़ीरो किस तरह अलग होंगे 1 लगा के इसके साथ 2 ज़ीरो लगाने, और 7 आ गया सेकंड। तो ये आ गया 864 ज़रब ये 10 की ताकत कितनी होगी 2, क्योंकि 2 ज़ीरो से 10 की ताकत 2 होगी, 7 सेकंड आ गया। अब आपने पहले नंबर में पॉइंट लगाना है कि क्योंकि पहला नंबर 10 से बड़ा है ना, इसको 10 से छोटा करना है, तो ये आ जाएगा 8.64 ज़रब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अपनी तरफ से 10 की ताकत कितनी करेंगे 2 करेंगे। ज़रब 10 की ताकत कितनी है जी 2 और 7 लिखें सेकंड, तो ये आ गया 8.64 ज़रब 10 की ताकतों को जमा कर लें, 2 जमा 2, तो ये बराबर आ जाएगा 8.64 ज़रब 10 की ताकत 2 जमा 2 कितनी होगी 4 और 7 लिख दे सेकंड। तो एक दिन में जो सेकंड होते हैं वो 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4, तो ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, zero of the vernier scale is on the right to its main scale such that
fourth division of the vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स के जार्स का मतलब है जबड़े, ये दो जबड़े इसके होते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर इनके जार्स को आप क्लोज करें तो फिर इसके दो स्केल होते हैं, एक को आप मेन स्केल कहते हैं, ये वाला स्केल जो है ये कौन सा स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये दूसरा जो स्केल है ये वाला, ये कौन सा स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल जो है वो इस तरह आगे पीछे क्या करता है, मूव होता है मेन स्केल के ऊपर। तो जब भी हम किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं इसकी मदद से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी जार्स को आपस में मिलाते हैं। तो अगर दोनों स्केल्स की ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो तो फिर इस आले में एरर नहीं होता। लेकिन अगर ये ज़ीरो आगे निकल जाए, लेफ़्ट साइड पे आ जाए, यानी वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आ जाए, या वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे आ जाए, तो फिर इस आले में एरर होता है, जिसे आप ज़ीरो एरर कहते हैं। तो हम करते ये हैं कि वो एरर निकाल लेते हैं, तो और आखिर में जाके फिर हम उसकी करेक्शन करते हैं। अब अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एरर है, और नेगेटिव एरर की सूरत में ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ये पैमाइश कम देता है, और फिर हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव एरर को आखिर में जाके ऐड करते हैं, और ऐड करने को आप कहते हैं करेक्शन। यानी एरर नेगेटिव होगी तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर वर्नियर का ज़ीरो मेन के ज़ीरो के राइट साइड पे हो तो फिर ये एरर पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव एरर की सूरत में ये आला क्या करता है, असल से ज़ायद पैमाइश देता है, असल से ज़ायद। तो इस सूरत में फिर हम एंड पे जाके इस पॉजिटिव एरर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और इसको आप कहते हैं नेगेटिव करेक्शन। तो अगर एरर पॉजिटिव होगी तो करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर एरर नेगेटिव होगी तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। तो इस क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अगर जार्स को मिलाएं तो वर्नियर का ज़ीरो जो है मेन के ज़ीरो के किस तरफ आता है, राइट साइड पे, राइट साइड पे आता है। तो अगर राइट साइड पे आता है तो इसका मतलब है इस आले में कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका क्या है, आपने जब आले में एरर होता है तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वर्नियर की कौन सी लाइन, कौन सी डिवीज़न मेन की किसी लाइन के बिल्कुल सामने। तो वर्नियर स्केल के 10 वैसे डिवीजन्स होते हैं, ये लेकिन 0 से लेकर 10 नज़र आ रहा है आपको। तो 10 डिवीज़न में से हम देखते हैं कौन सी डिवीज़न मेन स्केल की किसी लाइन के बिल्कुल सामने, उसको हम लीस्ट काउंट से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर होता है वो असल में क्या होती है, वो करेक्शन होती है। तो वो फिर हम आखिर में जाके क्या करते हैं, वो अगर ये पॉजिटिव एरर है तो आखिर में जाके उसको माइनस करेंगे। तो चूंकि राइट साइड पे है तो यहाँ पे एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर है, तो और करेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले तो आप इसकी एरर फाइंड करेंगे कि ज़ीरो एरर है कितनी। तो वो कह रहा है राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे होने का मतलब है कि एरर कौन सी है, पॉजिटिव एरर है। और पॉजिटिव एरर निकालने का तरीका मैंने बताया, क्या देखना है, डिवीजन देखनी है। किसकी डिवीजन देखनी है, वर्नियर स्केल की डिवीजन देखनी है। तो ये उसने खुद बता दिया है कि वर्नियर स्केल का 4th डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन के ऊपर आता है, 4th डिवीजन, ये उसने खुद आपको बता दिया है। तो आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ। तो सबसे पहले आप लिखें ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर जो होगा वो कितना होगा जी, ज़ीरो एरर आपने 4 मल्टीप्लाइड करना है लीस्ट काउंट, 4 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। वैसे जो लीस्ट काउंट होता है ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, क्योंकि वर्नियर स्केल जो है मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश करता है। तो मिलीमीटरों में तो ये 0.1 होता है, लेकिन आपने इधर किस में बतानी है, सेंटीमीटरों में, क्योंकि ये जो स्केल है मेन स्केल किस में है, ये चेक करें सेंटीमीटरों में। तो लीस्ट काउंट आपने सेंटीमीटर में यूज़ करना है। तो सेंटीमीटर में जब यूज़ करेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, 10 पे तकसीम करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएंगे, और डिवाइड करेंगे 0.01 आ जाएगा सेंट।
तो लीस्ट काउंट 0.01 होगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। और ये एरर कौन सी है, वर्नियर का जीरो चेक करें ना किस साइड पे उसने बताया हुआ, राइट साइड पे बताया हुआ, राइट साइड पे। इसका मतलब है ये जो एरर है ये पॉजिटिव है। तो ये तो पहला आंसर आ गया। आपने बता दिया कि इस साले में एरर कितना है, पॉजिटिव 0.04। अब जीरो करेक्शन कितनी होगी, इस एरर का मतलब है कि ये जो आला है ये असल से ज़ायद पैमाइश देगा, और असल से कितनी ज़ायद पैमाइश देगा 0.04। तो एंड पे जाके हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये ज़ायद है ना। तो जब माइनस करेंगे तो वो करेक्शन होगी, तो उसको आप कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। तो आप लिखें जी ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन इसी को देख के आप लिखते हैं। अगर ये प्लस में है तो आपने इसको माइनस कर देना है 0.04 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। और अगर ये एरर माइनस में होती तो करेक्शन किस में होती, प्लस में होती। जस्ट साइन चेंज करते हैं। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दो आंसर है, एक एरर का है, एक करेक्शन का है। 7वें क्वेश्चन में वो आपसे ये कहता है कि अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। कहता है कि एक स्क्रू गेज है, उसके सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन्स हैं। ये जो स्केल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला स्केल, इसको आप कहते हैं कि ये कौन सा स्केल है, ये वाला स्केल, ये सर्कुलर स्केल है। इसमें 50 डिवीजन है, वैसे 100 भी होती हैं, 50 भी, ये मुख्तलिफ होते हैं। तो इस स्केल के ऊपर ये टोटल डिवीजन 50 वो कह रहे हैं। कहता है डिवीजन अगर 50 है सर्कुलर स्केल पे, और इस स्क्रू गेज की जो पिच है, पिच उसने बता दिया 0.5 है। कहता है बताएं इसका लीस्ट काउंट कितना होगा। तीन चीज़ें, डिवीजन, पिच, लीस्ट काउंट। तो इन तीनों का एक फार्मूला है, लीस्ट काउंट बराबर है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये फार्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला आप लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लीस्ट काउंट का आंसर आ जाएगा। तो आप पुट करें वैल्यूज़। पिच कितनी दी है, 0.5 है, 0.5 मिलीमीटर। और डिवीजन कितनी है, डिवीजन 50 है। अब याद रखिएगा ये पिच मिलीमीटर में है तो आंसर मिलीमीटर में आएगा, जबकि बुक में जो आंसर लिखा है वो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो पहले मिलीमीटर में आंसर निकालेंगे, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो 0.5 डिवाइडिंग बाई 50 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा जी। तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। अब है तो ये आंसर आपका आ गया, लीस्ट काउंट आपने बता दिया, लेकिन वो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है अगर आपके ज़हन में है कि इससे मिलाना है तो मिलाएंगे किस तरह। आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना दें। अब मुझे ये बताएं मिलीमीटर छोटी मिकदार है या सेंटीमीटर छोटी है। ज़ाहिर बात है मिलीमीटर छोटी है। तो जब छोटी मिकदार को आप बड़ी में लेके जाते हैं तो आप किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ये याद रखना है। इसी तरह जब बड़ी मिकदार को छोटी में लेके जाते हैं तो किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे 2 आवर्स हैं आपके पास, मैं कहता हूँ बताएं इसमें कितने मिनट्स हैं, कितने मिनट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और आप कहेंगे जी इसमें तो 120 मिनट्स हैं। अब आवर्स बड़ी मिकदार है, मिनट्स छोटी मिकदार है। तो बड़ी को जब छोटी में लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किस से करते हैं, उसके लिए हम ये सोचते हैं कि छोटी मिकदार और बड़ी मिकदार का आपस में क्या ताल्लुक़ है, यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगर कोई बंदा कहता है 120 मिनट्स हैं, इसमें कितने घंटे हैं, तो अब मिनट्स को आपने घंटों में लेके जाना है, छोटी मिकदार को बड़ी में लेके जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने 60 से डिवाइड करना है। आप कहेंगे जी 2 घंटे हैं इसमें। तो असूल आपके सामने क्या आ गया कि जब बड़ी मिकदार को छोटी में लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह जब छोटी मिकदार को बड़ी में लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
तो मिलीमीटर छोटे हैं और सेंटीमीटर बड़े हैं, तो छोटी मकदार को बड़ी मकदार बनाना है आपने, बड़ी में लेके जाना है। तो अभी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप किस से डिवाइड करेंगे, आपने ये सोचना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, लिहाजा आप क्या करेंगे, आप 10 से तकसीम करेंगे, 0.01 डिवाइडिंग बाई 10 करेंगे। तो अब मिलीमीटर नहीं रहे, अब क्या बन गए, अब सेंटीमीटर बन गए। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, और यही आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है। 8वें सवाल में वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इनमें पूछ रहा है कि वो कितनी मकदारें हैं कि जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उर्दू में आप इसको कहते हैं नुमाया इनसे, उर्दू में कहते हैं नुमाया इनसे। तो पहले तो आपको पता हो कि नुमाया इनसे होते क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। देखिए सिंपल इसका मैं आपको बता दूं कि अगर 0 लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, बल्कि सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि नॉन ज़ीरो जो होते हैं ना, नॉन ज़ीरो, तमाम नॉन ज़ीरो नंबर जो ज़ीरो नहीं है वो नुमाया होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो दरमियान में आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3 ये दोनों क्या हैं, ये नुमाया है ना, अगर इनके दरमियान में ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो नुमाया होगा, सिग्निफिकेंट होगा। यानी इसमें कितने टोटल है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह अगर ज़ीरो राइट साइड पे आ जाएगा तो वो भी क्या होगा, वो भी नुमाया होगा। तो इसमें भी आप कितने लिखेंगे, 2 3 4 5, इसमें भी 5 होंगे। तो सेम इसी तरह अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है तो उसको आपने शामिल नहीं करना। तो ये जो 3 ज़ीरो हैं ये अब नुमाया नहीं है, नुमाया इनसे कितने होंगे, सिर्फ 2 होंगे। तो असूल आप ज़हन में रखें कि अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर होगा तो वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगा, नॉन ज़ीरो। दरमियान में ज़ीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। राइट साइड पे भी सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन लेफ़्ट साइड पे अगर आ जाएंगे तो वो नहीं होंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो पहला नंबर है 3.0066, इसमें कितने नुमाया हिस्से होंगे। आप कहेंगे सर ज़ीरो दरमियान में आया हुआ है तो ज़ीरो शामिल होगा। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो इसमें 5 है। इस बी में चेक कर लें, 1 ज़ीरो तो दरमियान में है, वो तो शामिल होगा, लेकिन ये जो ज़ीरो है लेफ़्ट साइड पे आए हुए हैं, इनको आपने नहीं शामिल करना। ये लेफ़्ट वाले नहीं शामिल होंगे तो ये शामिल होंगे। तो 3 नॉन ज़ीरो है वो तो शामिल होगा, 9 नॉन ज़ीरो है वो तो शामिल होगा। तो 309 में टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें 3 नुमाया इनसे। अच्छा, सी पार्ट में आपने ये 10 की पावर को नहीं देखना, आपने जो पहले वाला नंबर है इसको देखना है, इसको नहीं देखना आपने। तो इसमें एक 5 है, फिर 0 है, फिर 5 है, 0 दरमियान में है तो ये शामिल होगा। तो ये क्या है जी, इसमें 3 नुमाया इनसे। इसी तरह डी ऑप्शन जो है 301.0, तो ये 0 दरमियान में है एक, और 1 0 राइट साइड पे है। दरमियान वाला भी शामिल होता है और राइट साइड वाला भी शामिल होता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 4। तो चारों नंबर्स के अंदर हमने देख लिया कि कितने कितने नुमाया हिस्से हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें 3 नुमाया हिस्से हैं। तो 3 नुमाया हिस्से किस में आ रहे हैं, एक बी में आ रहे हैं और एक सी में आ रहे हैं। तो ये आप आंसर में लिख दें। आंसर में क्या लिखेंगे आप, एक बी है और दूसरा कौन सा है जी, सी है। सेम वो नामे सवाल में भी आपसे यही पूछ रहा है कि बताएं कि इनमें कितने कितने नुमाया हिस्से हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें कितने कितने हैं। तो पहले में कितने हैं जी, ए में, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ए में कितने हैं। चले मैं नंबरिंग पहले कर लूँ, ए बी सी और डी। ए में कितने हैं जी, दरमियान वाले 0 शामिल होंगे, तो ये 1 और 9 भी शामिल है क्योंकि नॉन ज़ीरो है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो ए में 4 हैं। और बी में चेक करें, ये लेफ़्ट साइड वाले 0 जो हैं ये शामिल नहीं होंगे, तो 450। तो और ये 0 राइट साइड पे आया हुआ है तो ये शामिल होगा। तो 450 में 3 है, तो बी में कितने होंगे जी, 3 होंगे। सी को चेक कर ले, 1.66, इसको नहीं, 10 की ताकत को नहीं देखना आपने, इसको देखना है। इसमें 3 है तो ये 3 आ गई। और 2001 सेकंड, तो दरमियान वाले 0 मैंने बोला था शामिल होंगे, तो 1 2 हो गया,
और 2 ज़ीरो आगे 3 हो गए और एक ये कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए 4, तो डी में 4 हो गए। आखिरी क्वेश्चन में वो कहता है कि a chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. कहता है कि एक चॉकलेट रैपर है, वो मुस्ततील की तरह है, ऐसे चॉकलेट का रैपर ऐसे है मुस्ततील की तरह। कहता है इसकी जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है जिसे चौड़ाई आप कहते हैं वो 5.4 है। कहता है इसका एरिया फाइंड करें आप, लेकिन एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, रीज़नेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक, यानी नुमाया हिस्सों का ख्याल रखते हुए आपने एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि नुमाया हिस्से हमने कैसे देखने। तो लिखें जी, गिवन क्या है आपको इस सवाल में। सबसे पहले आप लिखें इसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई 6.7 सेंटीमीटर और इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ गई 5.4 सेंटीमीटर। आपको एरिया चाहिए, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बताएं जो मुस्ततील है या रेक्टेंगल है उसके एरिया का फार्मूला क्या है। एरिया का फार्मूला है लेंथ इनटू विड्थ, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करें, लेंथ है 6.7 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कितनी है 5.4 है सेंटीमीटर। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.18 और CM हो जाएगा CM स्क्वायर, मतलब एरिया स्क्वायर में आता है, हमेशा ये याद रखिएगा। लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ अगर मीटरों में है तो एरिया स्क्वायर मीटर में आएगा। अच्छा, ये तो आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर वो कहता है कि आप किस तरह लिखें, रीज़नेबल नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक लिखें, यानी नुमाया हिस्सों का ख्याल रखते हुए। अच्छा, नुमाया हिस्सों का ख्याल हम कैसे रखते हैं, उसका एक असूल है। असूल क्या है, अब चेक करें जो डेटा आपको गिवन है उनमें कितने कितने नुमाया हिस्से हैं। देखिए लेंथ में कितने नुमाया हिस्से हैं, लेंथ में 2 हैं, विड्थ में कितने हैं 2 हैं, यानी जो डेटा गिवन है उसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो एरिया में 2 ही होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट समझ आ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डेटा गिवन हो, उस डेटे में आप ये देखें कि मैक्सिमम नुमाया हिस्से कितने हैं। अगर डेटे के अंदर मैक्सिमम नुमाया हिस्से 2 हैं तो फिर आंसर के अंदर भी 2 ही होने चाहिए। अगर डेटे में मैक्सिमम नुमाया हिस्से 3 है तो आंसर के अंदर भी 3 ही होने चाहिए। मतलब जो डेटा गिवन है उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए नुमाया हिस्से, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो डेटे में हमारे पास मैक्सिमम नुमाया हिस्से 2 हैं, लेंथ में भी विड्थ में भी, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। अब 2 किस तरह होंगे, तो आप क्या करेंगे, 36/1/8 को आपने राउंड करना है, इसको राउंड करेंगे। अब राउंड करने का तरीका ये है कि आपने 2 नंबर लेने हैं, तो तीसरे को चेक करें वो कितना है, 5 से छोटा है। तो अगर 5 से छोटा हो तो फिर आप क्या करते हैं, बगैर किसी तब्दीली के आप एज इट इज़ लेते हैं वो 2 नंबर। लेकिन अगर ये अगला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें आप क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर होता 5, एक की जगह पे 5 होता तो फिर हम 36 नहीं लिखते, फिर हम 37 लिखते। तो ये राउंड करने का तरीका है। तो यहाँ पे चूँकि 1 है तो आपने इसको 36 को एज इट इज़ लेना है, तो साथ लेकिन जी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। और ये आंसर कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।